कैसे हैं साथियों। स्वागत है आपका तक्षशिला में। देखिए, इकोनॉमी की क्लासेस काफ़ी समय से बंद थी। हम लोगों ने 5 क्लासेस पूरी की थी और आज क्लास नंबर 6 ही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखिए, इकोनॉमी की क्लासेस भी हम लोग साथ साथ पढ़ेंगे। इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है हमेशा से, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हम लोग अच्छे नंबर जो है वो स्कोर भी कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पे ऑलरेडी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं और साथ ही साथ मैं रिज्यूम कर रहा हूँ किसकी हिंदी ये आपकी इकोनॉमी की क्लासेस, और साथ में ही मैं हिंदी की क्लासेस भी रिज्यूम करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास का पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए जरा क्लास को, इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण क्लास है। आप आराम से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हम जो इसमें बात करने वाले हैं वो एक्चुअली बैंकिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं। लेकिन बैंकिंग सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है, जिसको हम वित्तीय व्यवस्था कहते हैं, इसका मतलब ये है कि एक तो शब्द आया है यहाँ पे वित्त यानी कि फाइनेंस। देखिए, इकोनॉमी में ना जो एक एक शब्द हैं उसका जो अपने आप में एक मीनिंग है, वो मीनिंग अगर आपको पता है तो आप इकोनॉमी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को समझने की कोशिश करना आप साथ साथ मेरे। वित्त यानी कि फाइनेंस क्या है? फाइनेंस का मतलब क्या है? मुद्रा, और मुद्रा के उपयोग का अधिकार अगर आपको मिलता है तो उसको हम वित्त बोलते हैं। यानी कि अगर मान लिया कि मैं आपको 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि भैया मैं 2 घंटे बाद आऊँगा और मैं 2 घंटे बाद तुमसे 100 रुपये ले लूँगा। ठीक है, अब वो आपके पास है तो सही 100 रुपये, लेकिन आप उस 100 रुपये का कुछ नहीं कर सकते, आप किसी को दे नहीं सकते, आप उससे कोई सामान नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको पता है कि वो 100 रुपये जो है मुझे 2 घंटे बाद वापस करने हैं। तो यानी आपके पास उस मुद्रा के उपयोग का अधिकार नहीं है, तो हम उसको मुद्रा नहीं कहते, हम उसको केवल उधारी कहते हैं भाई, उधारी। ठीक है मजाक कर रहा हूँ। तो वित्त का मतलब क्या है कि जहाँ मुद्रा और मुद्रा के उपयोग का अधिकार भी अगर आपको मिल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वित्त कहते हैं। ध्यान रखना, वित्त के लेन देन की जो व्यवस्था है, यानी वित्त की जो व्यवस्था करनी है, लेना और देना वित्त की, वो वित्तीय व्यवस्था कहलाती है। तो साथ ही साथ हम इस मुद्रा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? वित्तीय बाजार के अंदर करते हैं। यानी कि फाइनेंशियल जो मार्केट होता है, उस फाइनेंशियल मार्केट में हम जो मुद्रा है उसके हम लोग लेन देन करते हैं। अब देखिए, जो वित्तीय बाजार है, वित्तीय बाजार 2 प्रकार के होते हैं भाइयों। एक होता है मुद्रा बाजार, एक होता है पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार मतलब जो मॉनेटरी मार्केट है, जो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप बैंक वगैरह की बात करते हो, ठीक है, तो बैंक किसका उदाहरण है? वो मुद्रा बाजार का उदाहरण है। और बैंक को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो अथॉरिटी है वो है आरबीआई, यानी कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो हमारी अथॉरिटी है किसकी? मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने की, जिसमें बैंकिंग सिस्टम सारा आता है। साथ साथ जो पूंजी बाजार है वो कैपिटल मार्केट इसको बोलते हैं हम लोग, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इसके अंदर आप लोग शेयर मार्केट को पढ़ते हैं, और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है हमारे पास वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप और में सेबी कहते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको रेगुलेट करता है। आप समझ लेना, जो मुद्रा बाजार है उसको रेगुलेशन का काम आरबीआई का है, बैंक वगैरह वो देखता है, और जितना भी शेयर बाजार का काम है, शेयर मार्केट का काम है, वो सारा काम हमारे यहाँ रेगुलेट करने का काम किसका है? वो सेबी का है। ठीक है, ध्यान रखना। एक शब्द आता है यहाँ पे वित्तीय समावेश। वित्तीय समावेश का मतलब हम डिटेल में भी बात करेंगे इस पर, कि जो प्रत्येक व्यक्ति था, यानी कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वित्तीय व्यवस्था को जोड़ना है। यानी सभी को क्या करना? वित्तीय व्यवस्था के साथ जोड़ना, लेन देन के साथ जोड़ना, बैंक के साथ जोड़ना, खातों के साथ जोड़ना, वो क्या है? वित्तीय समावेश है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो तो हमने पीएम जनधन योजना चलाई थी, और जिसमें कहा था कि हम जीरो बैलेंस पे क्या खोलेंगे? सभी अकाउंट खोल लेंगे। आपको ये भी पता होगा कि कब चलाई गई थी? 28 अगस्त 2014 को चलाई गई थी, और ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है, जिसमें हमने बहुत सारे जो है खाते, करोड़ों में जो खाते हैं वो खोले थे। ठीक है, वित्तीय समावेश का मतलब होता है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी लास्ट बच्चा है, लास्ट तक जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को उस वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाना, उस लेन देन का हिस्सा बनाना, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बैंकिंग सिस्टम की बात करने वाले हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, अमूमन पेपर में सवाल दिखते हैं, तो आप जरूर ध्यान से देखना। देखिए, बैंकिंग सिस्टम की जो शुरुआत हमारे यहाँ मानी जाती है वो 1770 से मानी जाती है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ। इस बैंक की स्थापना जो हमारे यहाँ हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी।
भारत का पहला आधुनिक बैंक माना जाता है। हालांकि बैंक की शुरुआत है वो लगभग 1100 के आसपास, 1120 1122 के आसपास इटली में हुई थी, यानी इटली में पहला बैंक खुला था, ठीक है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत का पहला आधुनिक बैंक वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कलकत्ता में खुला 1770 में। लेकिन ये हमारे असफल हुआ क्योंकि इसमें सारी की सारी क्या थी, विदेशी पूंजी शुमार थी, और ये हमारे यहाँ इतना तरीके से काम कर नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद आया बैंक ऑफ इलाहाबाद 1865 में, आपने देखे भी होंगे बैंक ऑफ इलाहाबाद, आपको मिल भी जाएंगे बैंक ऑफ इलाहाबाद 1865 में। उसके बाद आए आपके प्रेसिडेंशियल बैंक है, सॉरी 65 बाद में आएगा, आप इनकी बात कर लो पहले। बैंक ऑफ बंगाल की बात कर लो, ये रहा, और ये हुआ आपका बैंक ऑफ बॉम्बे और आपका बैंक ऑफ मद्रास। इनको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल बैंक, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल बैंक कहते हैं, ठीक है। ये बैंक है जो उस समय ब्रिटिश सरकार ने चलाए थे अलग अलग समय पे। जैसे बैंक ऑफ बंगाल था आपका, ये 1806 में बंगाल में जो ऑपरेट करता था वहाँ पे था। बैंक ऑफ बॉम्बे था, बॉम्बे के अंदर 1840 में जो बना था, ऑपरेट कर रहा था। और बैंक ऑफ मद्रास था जो 1843 में यानी 1843 में बना और वहाँ से ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंशियल बैंक थे जिन पर डायरेक्ट गवर्न किसका था, जो हमारे यहाँ सरकार चल रही थी, हुकूमत चल रही थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की। यानी कि जो आपका ब्रिटिश इंडिया कहिए या आप कहिए कि जो अंग्रेज़ थे हमारे यहाँ पे, या फिर आप इस समय कहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसकी हुकूमत भारत में चल रही थी, उन्हीं का सीधा दबदबा था और उन्हीं के अंडर में सीधे सीधे जो है बैंक यहाँ पर ये काम कर रहे थे। उसके बाद 57 की क्रांति हुई, सब कुछ चेंज हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैंकों की जो है वो एक तेज़ी आई यहाँ पे उनकी स्थापना को लेकर। जैसे 1881 में फिर आपका अवध कमर्शियल बैंक आया। हालांकि अब अवध कमर्शियल बैंक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। भारतीयों द्वारा सीमित मात्रा में संचालित पहली बैंक थी, यानी कि यहाँ भारतीय इस मात्रा में आ गए थे, भारतीयों का इनमें जो प्रवेश था वो स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूर्णतः भारत के हाथ में कुछ भी नहीं था, यानी भारतीय लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था। साथ ही साथ ये वाला बैंक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है 1894, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम पीएनबी कहते हैं, ठीक है। आपके लिए सवाल है कि पीएनबी की अभी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, कौन है? कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है। दोबारा सुन लो, पीएनबी की अभी एक महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलो एक हिंट देता हूँ, क्रिकेटर है, ठीक है, बताना जरूर मुझे, ठीक। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो कहाँ पे है? वो न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना करने वाले हमारे लाला जी थे, यानी लाला लाजपत राय थे, और ये पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था, यानी कि पूरा जो मैनेजमेंट था वो पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में था, लेकिन स्वामित्व नहीं था क्योंकि यहाँ पर पूंजी नहीं थी। देखो, बैंक को चलाने के लिए एक पूंजी चाहिए और एक कर्मचारी चाहिए। तो कर्मचारी यानी कि लोग सब हमारे थे, लेकिन पूंजी हमारी नहीं थी, पूंजी विदेशी थी, इसलिए हम इसे क्या नहीं कहते, हम इसे स्वामित्व वाला बैंक नहीं कहते। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय द्वारा संचालित पूरा बैंक कौन सा था? ये था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बैंक होता है। इसके बाद देखिए 1911 जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, आपने इसकी ब्रांचेस देखी होंगी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये भारतीय स्वामित्व वाला पहला बैंक है। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का पहला स्वदेशी बैंक एक तरीके से, जहां हमारे सारे कर्मचारी हमारे थे लेकिन पूंजी हमारी नहीं थी, वो था पीएनबी। लेकिन जहां पूंजी भी हमारी थी, कर्मचारी भी हमारे थे, जो पूर्णतः कंट्रोल इंडियंस का था, वो है आपका सीबीआई, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में बना और भारतीय स्वामित्व वाला ये क्या है आपका पहला बैंक है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद 1921 में क्या हुआ कि अभी तक जो हमारे प्रेसिडेंशियल बैंक चल रहे थे, बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, यानी कि 1806, 1840 और 1843 इन बैंकों का मर्जर किया गया और इन बैंकों को मिला करके 1921 में एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। जरूरी इसलिए था इसको बनाना क्योंकि हर बैंक की जो थी वो अपनी कार्य पद्धति थी, अपना काम था, अपने डॉक्यूमेंट थे, तो वो मिसमैच होता था। तो सोचा क्यों ना सबको एक करा जाए, इंटीग्रेटेड किया जाए, तो इसलिए तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। इसका काम क्या था? भारत में नोट छापने का काम यही कर रहा था। इसके अलावा 1934 तक भारत का केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम करने वाला कौन था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था, क्योंकि 1934 एक्ट के बाद ही आप किसे देखते हो? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखते हो, जिसकी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा देखो क्लास 7 में यहीं पे शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मुझे अलग अलग करनी थी लेकिन मैं यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है, आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि 1919 में, अगर आपको पता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, जिसमें कहा गया कि एक केंद्रीय बैंक का निर्माण होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो पूरे भारत को चलाए और पूरे भारत में पूरी बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलेट करे, ठीक है। उसी समय फिर 1926 में अगर आप देखोगे तो एक यंग हिल्टन कमीशन,
या इसी को हम बोलते हैं शाही आयोग, इसका निर्माण करा गया। और इसने कहा कि एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो केंद्रीय बैंक हो और जिसका काम क्या हो, भारत में सारी व्यवस्थाओं को देखना हो और सब उसके अधीन होकर के ही चले, ठीक है। उसके बाद 1934 एक्ट आया और इस एक्ट के थ्रू जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको रजिस्टर्ड किया गया और ये बन करके 1 अप्रैल 1935 में तैयार होता है। यानी आरबीआई की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का हेडक्वार्टर जब बनाया गया था तो कलकत्ता था। 1937 में फिर इस हेडक्वार्टर को ट्रांसफ़र करा गया कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है। ध्यान रखना, देखो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। बेसिकली काम क्या था? नोट इशू करना था। बहुत सारे काम है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आरबीआई को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा देखिए आरबीआई, ये सवाल पेपर में पूछा जाता है कि आरबीआई भारत का तो है ही सेंट्रल बैंक, इसके अलावा आरबीआई पाकिस्तान के लिए काम कर चुका है, वर्मा यानी म्यांमार के लिए काम कर चुका है और साथ साथ बांग्लादेश के लिए काम कर चुका है। तो ये ध्यान रखना है कि आरबीआई किस किस देश के साथ काम कर चुका है या किस किस देश के लिए काम कर चुका है, पाकिस्तान के लिए, वर्मा के लिए और बांग्लादेश के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद 1949 में एक बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट आया था आपका, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई का क्या करना चाहिए, हमें राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो 1 जनवरी 1949 को जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, अभी बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा। देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि जो बैंक है या जो भी कोई संस्था है उसमें कम से कम 51% जो स्टॉक होगा, जो हिस्सेदारी होगी, वो किसकी होगी? वो सरकार की होगी। इसका मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। दोबारा सुनो, यानी अगर किसी भी बॉडी के अंदर 51% जो हिस्सेदारी होगी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100% भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी? 51% जो हिस्सेदारी होगी वो सरकार की होगी, उसको हम राष्ट्रीयकरण करना बोलते हैं। और ये भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक भी बना। अब ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यानी भारत का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा था? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा इसके निदेशक मंडल में 21 सदस्य होते हैं। 4 उप कार्यालय हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एक मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, कलकत्ता में, जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं उन्हीं में हमारे 4 उप कार्यालय भी हैं आरबीआई के। हम बात करेंगे आरबीआई को लेकर के और डिटेल में, ठीक है, वही पढ़ने वाले हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए, जो आप याद करो, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था ना, वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 बनाया गया था उन 3 प्रेसिडेंशियल बैंक को मिला करके, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही कन्वर्ट किया गया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यदि हमारे पास आरबीआई ना होता तो शायद यही हमारा सेंट्रल बैंक बनता, लेकिन आरबीआई ऑलरेडी बन चुका था, इसलिए हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को चेंज किया किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और कब किया? 1 जुलाई 1955 में हमने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिफारिश किस पे हुई, तो ये गोरेवाला कमेटी जो थी उसकी सिफारिश के दौरान, उसकी सिफारिश के बाद हमने किसकी स्थापना करी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी। भारत की सबसे बड़ी जो सरकारी बैंक है, सार्वजनिक बैंक है, जो पब्लिक से डील करती है, वो कौन सी है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में। आपने इसका ऐप देखा होगा, योनो ऐप देखा होगा, और उसका हेड श्री निवासुलुस जो सेट्टी साहब हैं वो इसके अभी हेड बने हुए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे 1964 में आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई। आईडीबीआई बैंक का मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनको विकसित करने के लिए हमने इस बैंक की स्थापना करी। और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? मुंबई में। देखिए कई बार ऐसा करते हैं ये लोग, इसके मुख्यालय पूछ लेते हैं, और मुख्यालय जब पूछते हैं तो बच्चे परेशान होते हैं। तो ध्यान रखना 1964 में बना और मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। इसके अलावा देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ, हमारे यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण से मतलब क्या है, यानी कि जो इस समय हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया ऐसा है कि जिस भी बैंक के पास 50 करोड़ की संपत्ति है, यानी कि 50 करोड़ से अधिक जमा राशि है, आधार ये बनाया गया था, उस बैंक में कल से हमारा हिस्सेदारी होगी और राष्ट्रीयकरण हम कर रहे हैं, यानी कि सरकार का स्टॉक कितना हो जाएगा? 51% हो जाएगा। अब किसने मनमानी करनी है तो मनमानी करो, लेकिन वो राष्ट्रीयकरण तो हम करेंगे ही। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर क्या स्थिति थी। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जो उस समय एक बड़ी घटना थी भारत में, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने आधार भी बताया कि इसमें आधार क्या था, जिसके पास 50 करोड़ की पूंजी है वो उसका आधार था। इसके अलावा फिर 15 अप्रैल 1980 में फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा गया, और ये करने वाली फिर से कौन थी? वो फिर से इंदिरा गांधी जी थी। और अब आधार था 200 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले बैंकों हैं, उन सबका क्या कर दिया गया है? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए आपको वो बैंक याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से बैंक थे, लेकिन हाँ ये डेट विद मतलब ईयर विद डेट याद रखना कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ और साथ ही साथ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ।
बात आती है फिर नाबार्ड की। नाबार्ड का आप नाम जानते, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। यानी कि नेशनल लिख लो आप साथ साथ चाहे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। यानी कि जो राष्ट्रीय बैंक है वो किसके लिए, हटाता हूँ एक मिनट, किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसको विकसित करने के लिए बैंक हमारा नाबार्ड बैंक है। इस बैंक की जो आपकी सिफारिश करी थी वो शिवरमन समिति ने करी थी, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इसके हेड अभी आप देख लेना, केजी शाह शायद नहीं है, देख लेना एक बार, क्योंकि ये कंफर्म मुझे पता नहीं है, अभी मुझे देखना पड़ेगा। आप एक बार देख लेना, या देख करके मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1982 में आपका एक्जिम बैंक बना। एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुंबई में है, ध्यान रखना। उसके बाद 1990 में सिडबी बना, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय लघु उद्योग है, छोटे उद्योग है, उनके विकास करने के लिए बैंक बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया है, लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है आरआरबी, यानी कि छूट गया था हमारा, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार सीधा सवाल पूछता है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में, गांधी जी की जयंती होती है, तभी इसकी स्थापना करी गई थी। और देखिए भारत के लगभग हर स्टेट में उपलब्ध है, लेकिन 2 स्टेट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे ये आपके रीजनल रूरल बैंक नहीं है। एक तो आपका सिक्किम है और दूसरा गोवा है। ये दोनों स्टेट आपको ध्यान रखने की कहाँ पर शामिल नहीं है। आरआरबी के अंदर देखिए सहयोग होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और एक स्पॉन्सर बैंक होता है उसका, ठीक है। देखिए इसमें 50% हिस्सेदारी होती है किसकी, केंद्र सरकार की, 15% हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की, और 35% हिस्सेदारी होती है उस स्पॉन्सर्ड बैंक की, उस प्रायोजित बैंक की, ठीक है। तो ये होता है आपका रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट। अब मुझे ये बताना है कि जो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है ना, तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का जो प्रायोजित बैंक है, यानी कि स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा हो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, तो उसका जो प्रायोजित बैंक है, स्पॉन्सर्ड बैंक कौन सा है, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। और आज की क्लास इतनी रखते हैं। क्लास कैसी लगी, देखिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, जिन लोग मुझे अभी तक सुन रहे हैं, आप यकीन मानना, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए, सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। अगर आपके पेपर में आपको मज़ा ना आ जाए तो मुझे कहना है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए आप पेड कोर्स खरीद सकते हैं, पेड कोर्स खरीदिए लोगों के, उन पेड कोर्सों को देखिए, फिर हमारे कोर्सेज़ को देखिए, और फिर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप भरोसा रखिए। इसके बाद आप कोई भी पेपर लगाइए जो उत्तराखंड में हो रहे हैं, जो यूके SSC का हो या यूके PSC का हो, आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा जो लाभ है वो यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आज के लिए अपनी इतनी बात रखता हूँ। PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, उसे कर लेना, वहाँ PDF दे दूंगा। बाकी आपकी रेगुलर क्लासेस की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके उतनी कोशिश है, क्योंकि टारगेट अब तो री एग्ज़ाम ही है, सबसे पहले उसी को हमें निपटाना है, ठीक है। चलिए मेहनत करते हैं, खूब दम लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पढ़ाई करिए, हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए। धन्यवाद।